नमस्ते। हमारे इंडियन अचीवर्स के नमस्ते। सभी साथियों को हम सबका बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और शुभकामनाएं। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे अपने कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और दोस्तों, इस बार हम एक ऐसे बिजनेसमैन को अपने स्टूडियो में लाए हैं जो पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में थे और उसके बाद वो बिजनेस में आ गए और बिजनेस में आने के बाद उन्होंने रियल एस्टेट में एक अपनी अलग पहचान बनाई और आज भारत में और खासकर दिल्ली और एनसीआर में वो सबसे अच्छे रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय में नाम गिने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएल गौड़ साहब की, जिनको आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि सफलता का राज क्या होता है और सफलता के मायने क्या हैं और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के पीछे क्या गहरे राज हो सकते हैं। तो गौड़ साहब, मैं और विजय गौड़ जी आज आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। वो जानना चाहेंगे कि भाई ये सब कैसे सफलता को पाया जा सकता है। तो गौड़ साहब, मैं शुरुआत एक छोटे से सवाल से करना चाहूंगा कि आपके परिवार और आपके शुरुआती दौर को लेकर कुछ ऐसी अनछुई चीजें जो आप आज हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, साझा करना चाहते हो। जी जरूर। गुप्ता जी, शुरुआत की बात करें तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में एक बहुत रिमोट शहर से बहुत दूर गांव है कोमला, वहां पर मेरा जन्म हुआ 1936 में, 12 जून 1936 में। तो उन दिनों जो वहां के वातावरण और जो प्रशासन शासन था वो बहुत विचित्र था। यानी कि गांव में कोई स्कूल नहीं था। वहां से 3 किलोमीटर पर एक स्कूल था जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। तो वहां से शिक्षा की शुरुआत हुई, यानी कि करीब 9 साल की उम्र तक वहां शिक्षा रही। उसके बाद पिताजी हमारे रेलवे में थे और एक छोटी पोस्ट पर थे, तो वो फिर हमें दिल्ली ले आए और यहाँ फिर चांदनी चौक में दिल्ली के अंदर जो उमराव सिंह प्राइमरी स्कूल है वहां से चौथी पास की। उसके बाद रामदास स्कूल नंबर 1 में हम हायर सेकेंडरी तक पढ़े। उसके बाद बीएससी थर्ड ईयर तक हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे और वहां से सीधा ही रेलवेज में इंजीनियरिंग विभाग में सिलेक्शन हो गया और वहां फिर नौकरी पर चले गए। तो ये तो शुरुआती बात थी। और जो आज का परिवेश है उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। तो जब आज हम सोचते हैं तो मैं इस निचोड़ पर पहुंचता हूं कि ये सब शायद कोई आदमी की नियत है या कोई ऊपर वाला जो बैठा हुआ है वो सब उसके यहाँ कुछ दर्ज रहता है जो आदमी के थोड़े से प्रयास के बाद वो फलित होने लगता है। तो ये तो कहानी थी शुरुआत की। और मैं जब 21 साल की उम्र में मैंने इंजीनियरिंग विभाग में नॉर्दर्न रेलवे में ज्वाइन किया और 31 साल तक लगातार हम नौकरी करते रहे। फिर बार बार मन में यही बात आती थी कि जो ये गरीबी है इससे लड़ाई कैसे लड़ी जाए। और ये एक पाप है आदमी का गरीब होना, तो उसे कैसे ऐसे माहौल में बदला जाए कि कुछ मतलब जीवन सुधर सके और जीवन में विकास आ सके और मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, परिवार के लोग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनका स्तर भी कुछ ऊपर हो सके। ये विचार मन में पलता रहा और अभी 9 साल 8 साल बाकी थे। तो एक दिन में ही ये फैसला हुआ कि 31 साल की नौकरी करीब 2 घंटे में छोड़ दी, जिसमें गाजियाबाद जैसे छोटे शहर में 1000 गज में बंगला था और वहाँ दुनिया भर की सुविधाएं थी। 7-8 नौकर थे, जो रेल पे चलती है ट्रॉली वो भी थी। और हम एक छोटे मोटे साहब थे जिन्हें कहना चाहिए कि रेलवे में गौड़ साहब के नाम से थे, और वो सब एक दिन में छोड़कर सड़क पर आ गए। तो वहां से फिर ये कहानी गुप्ता जी शुरू हुई और आज जो है वो आपके सामने। तो गौड़ साहब, ऐसा
प्राय देखने में आता नहीं है दुनिया में कि एक रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ आदमी इतनी सारी साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहता हो। आपकी मैं देख रहा था दर्जनों किताबें हैं, कविता की पुस्तकें हैं, आपका अखबार है गौर टाइम्स करके, कहानीकार हैं आप। कैसे, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप एक बिल्डर हैं पहले या एक साहित्यकार हैं पहले? गौर साहब, इसमें मैं कहूंगा कि मैं पहले एक साहित्यकार हूं और बाद में बिल्डर हूं। कारण क्या है कि कई बार कई पुस्तकें मेरे पास हर महीने आती हैं समीक्षा के लिए, और उसमें वही कहते हैं कि डॉक्टर गौड़ आप कुछ लिख दीजिए इस पर। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई समीक्षा करा के भेजो, मैं अपने अखबार में छाप दूंगा। हर किताब की समीक्षा करना ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है। तो मैंने कईयों को मैंने कहा आप कवि बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुनिया में कोई वर्कशॉप ऐसी नहीं है जो किसी को कवि बना सके। बिल्कुल सही। हाँ, ये तो हो सकता है कि अभ्यास करते करते और आप में अगर ग्रहण करने की शक्ति है तो हो सकता है कि साहित्य तो समुद्र है, उसमें से कुछ शब्द आप बटोर लें और अच्छी रचनाएं करने लगे, ये तो संभव है। लेकिन जो साहित्य के कीटाणु हैं वो तो आदमी के जन्मजात होते हैं। मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का स्टूडेंट था और 21 साल की उम्र में सबसे पहली पुस्तक जो मैंने अपने जीवन में पढ़ी वो देवदास थी। और उसे पढ़ने के बाद गौर साहब मैं काफी देर रोया, क्योंकि उसके शरद चंद्र जी ने जो अंत में लिखा है उसके वो पढ़ने के लायक है। आजकल की जनरेशन पढ़ती नहीं है। हम लोगों ने तो आचार्य चतुर्थ शास्त्री से लेकर के जिन्होंने वैशाली की नगर बधू लिखी, और आज बड़े बड़े विद्वान बातें करते हैं, तो मैं कहता हूं कि क्या आप बता सकेंगे कि उसकी भूमिका में, वो 900 पेज की किताब है वैशाली की नगर बधू, भूमिका में आचार्य चतुर्थ शास्त्री ने क्या लिखा है? तो उन्हें नहीं मालूम। उन्होंने पहले वैशाली के नगर बधू के अपने आंगन में दर्शन किए, उसका नृत्य देखा, उसके बाद वो उपन्यास लिखना शुरू किया, जो कि एक मैं समझता हूँ साहित्य में एक अमर उपन्यास है। तो ये जो कीटाणु हैं साहित्य की, ये तो जन्मजात होते हैं। मैं करीब 31 साल तक अपनी डायरियों में लिखता रहा, और कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि नौकरी जो एक सहारा है परिवार को पालने का, उसे छोड़कर मैं साहित्य के समुद्र में उतरूं। वो बहुत मुश्किल था। तो करते करते 2005 में जब हम लोग पोजीशन थोड़ी सी स्टेबल हो गई, तब फिर मैंने लिखना शुरू किया। और डॉक्टर कुंवर बेचैन मेरे छोटे भाई की तरह थे, उन्होंने कहा कि आप लिखते हैं छपवाते नहीं है। तो मेरी पहली किताब उन्होंने प्रकाशित कराई, थोड़ी सी रोशनी, कविताओं की किताब थी। और उसके बाद तो फिर ये सिलसिला 2005 से और आज 18 साल से लगातार वो कलम चल रही है। माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है, कुछ शब्द लिख लेते हैं, जब वो एकत्र हो जाते हैं तो पुस्तक के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो ये साहित्य की यात्रा रही। और जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, निर्माण की बात है, तो मुझे कई मंचों पर कुछ सवाल, जैसे कि दैनिक जागरण का एक मंच था, वहां एक इसने पत्रकार ने मुझसे एक सवाल पूछा कि साहब आप इंजीनियर हैं, आपका वास्ता ईंट पत्थर से पड़ता है, काठ कंकड़ से पड़ता है, तो ये कविता आप इसके बीच में कहाँ से आ गई? तो मैंने उसे 4 लाइनों में गौर साहब जवाब दिया कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण होता है। तो इन 4 पंक्तियों से मैंने उस पत्रकार को जवाब दिया। आज भी मिलता है वो, ये कई साल पहले की बात है। तो पैर छूने की कोशिश करता है, अरे सर ये, मैंने कहा नहीं ठीक है, चल रहा है। तो साहित्य का जी ऐसा रहा। ओके गौर साहब, ये तो तय हो गया कि आप पहले साहित्यकार हैं और उसके बाद आप निर्माण के टाइकून हैं। लेकिन फिर भी अगर निर्माण की बात की जाए तो पिछले लगभग 9 सालों में रियल एस्टेट में सॉरी बहुत बदलाव आ गया।
खासकर मोदी सरकार के आने के बाद मनमानियों पर लगाम कस दी गई, रियल एस्टेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया और एक तरीके से ये कह लो कि जो ये स्काई हाई रेट्स वगैरह होते थे, जितनी भी मनमानियां होती थी, उसके ऊपर काफी हद तक जो है मोदी सरकार ने उसको नियंत्रित कर दिया। क्या आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा और क्या असर पड़ा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। गुप्ता जी, मेरा मानना जीवन में यह है कि आदमी के जीवन के अंदर कुछ सिद्धांत होने चाहिए, और वो सिद्धांत ये है कि मेरे जो कोलीग बिल्डर्स हैं, दूसरे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो आम तौर पर अमूमन एक ही गलती करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत छोटा उदाहरण मैं देता हूं कि आप जैसे और अन्य मित्र आपके आए और आपने हमसे फ्लैट बुक कराया। अभी निर्माण हमारा चल रहा है, उस निर्माण में समय है, बिल्डिंग बनने में देर है, और हमारे पास करोड़ों की संख्या में, मान ली करोड़ों के करीब हमारे पास फंड्स आ गए। हमने इसको तो राम सहारे छोड़ा और एक और प्लॉट खरीद लिया जी। उसके बाद एक और प्लॉट खरीद लिया। अब हुआ क्या फेल्योर होने लगा। आपसे जो पैसा आ गया था वो तो हमने दूसरे प्लॉट में लगा दिया, जबकि ये मॉरलिटी के हिसाब से भी ये एक तरह से चरित्र का गिरना मैं इसे कहूंगा। तो दो चीजें हमारे यहाँ, अब तो खैर बच्चे देख रहे हैं, मैं पिछले 4-5 साल से साहित्य में ही हूँ। एक शिक्षा जो आज भी बरकरार है वो ये है कि आप कहीं से भी अगर किसी तरह से दूसरे सेकंड ऑप्शन से अगर कहीं मनी कमाने की कोशिश करेंगे तो आप बेईमान बन जाएंगे। और दुनिया में, समाज में बेईमान बनना, आदमी जरूरी नहीं है कि मैं आपकी नजरों में गिरूं। अगर मैं आपकी नजरों में गिर जाऊंगा तो बहुत गहरा गिर जाऊंगा। आपकी नजरों में गिरने के बाद तो उठ भी सकता हूं, अपनी नजरों में गिरने के बाद मैं कभी नहीं उठ सकता। तो ये कुछ ईश्वर की कृपा रही गुप्ता जी कि हम थोड़ी सी ईमानदारी ऐसे प्रोफेशन में भी बरतते रहे जिसे बिल्डर का प्रोफेशन कहते हैं, और वो ईश्वर ने हमारी लाज रखी। और एक जो आप देख रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कंपनी मैंने बनाई रिटायरमेंट के बाद 95 में, गॉडसंस इंडिया लिमिटेड, उसको अगर हम काउंट करें तो 28 साल के अंदर 65,000 फ्लैट बना करके हम लोगों को दे चुके। और ये जो कोरोना काल था, 14 से 21 तक तो हमने 40,000 फ्लैट दिए, और 21 के बाद 23 तक हमने करीब 14,000 फ्लैट हैंड ओवर किया। ये हमारी स्पीड रही। और मैं समझता हूँ कि कहीं थोड़ी बहुत ईमानदारी आदमी अगर अपने कार्य में रखता है तो परमात्मा उसकी मदद करते हैं। ये मैंने महसूस किया है। गौड़ साहब, ये बताइए, देखिए मैं भारत में भी एक छोटा सा घर खरीदने का मेरा अनुभव है, और यहाँ अमेरिका में भी 2-3 घर खरीदने का अनुभव है। जो अंतर है वो इतना भारी है कंज्यूमर की दृष्टि से कि वो कठिन है उसको सहन करना। आज भी कंज्यूमर भारत में एक बार घर खरीदने का एक आप बयाना दे आए किसी बिल्डर को, तो वो भागता भटकता सड़कों पे है, फिर वो उसके बाद पैसा वो उससे ले लेते हैं। उसी का नतीजा है कि आज बहुत सारे बिल्डर जो है वो अरेस्ट हुए हैं, जेल में। उस सब के बावजूद भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे क्यों नहीं आ पा रहा है हमारा जो ये व्यवसाय है, और अगर नहीं आ पा रहा तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप जैसे लोग जो बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स रखते हैं इस इंडस्ट्री में, और कितना समय लगेगा आपको लगता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से आने में? गौड़ साहब, अगर आप ये ना समझें कि मैं कोई बोस्ट कर रहा हूं, तो जो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, मैं तो ये समझता हूं कि हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और मोर देन 50% बुकिंग जो है वो विदिन शुरू करने के पहले 6 महीने में हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो पैसा आता है, हमें निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरे बैंक इतने मेहरबान हैं, क्योंकि एक सिद्धांत हमने अपनाया अपने निर्माण के जीवन में कि जिससे लोन लिया है, चाहे बैंक हो या कोई हो,
पहली तारीख को उसका ब्याज जाना जरूरी है। आप समझिए कोरोना काल में हमने 30% पर और 36% पर भी ब्याज पर पैसा मार्केट से लोगों का उठाया और बैंक का पैसा उसी 1 तारीख को दिया। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा या और दूसरे कई और भी बैंक हैं, अब तो सारी बैंक लाइन में लगे हुए हैं कि हमसे लीजिए सर, हमसे लीजिए। बल्कि ऐसे किस्से भी होते हैं कि एक बैंक है, इंडू सिंधु बैंक ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी कि आपका जो पैसा है फलाने बैंक से, उससे 1% हमें आप कम दीजिए और ये 100 CR जो है, 100 जो भी है, ये हमारे यहाँ बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, हमसे लीजिए। वी डिड इट। तो एक रेपुटेशन पहले बना करके अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कहीं कोई दिक्कत शायद ना आए, ऐसा मेरा मानना है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। तो गौड़ साहब, एक तो आपने ये बताया कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है और बिल्डर्स की इमेज जो है भारत में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। लेकिन मेरा फिर भी आपसे एक सवाल है कि ज्यादातर बिल्डर्स राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। आपकी राजनीति में कितनी जुड़ाव है राजनीति से, या कितना दखल है उसके अंदर, और क्या जो एक परसेप्शन बनी हुई है लोगों के दिमाग में कि बिल्डर्स राजनेताओं के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर काफी कुछ करते हैं, चाहे वो जमीन लेने का मामला हो या और भी चीजें हों, तो इस बारे में आप कितना राजनीति में दखल रखते हैं और राजनेताओं से कितना जुड़े हुए हैं या सरकारों से कितना जुड़े हुए हैं, उनका क्या असर रहा आपके बिजनेस के बढ़ने या घटने पर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गुप्ता जी, जहां तक राजनीति की बात आपने की है, हमारे घर में से कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक नेता से नहीं जुड़ा हुआ, आप इस बात के आश्चर्य करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसकी कहीं आवश्यकता भी पड़ती है, बल्कि अगर उससे बचा जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। हम यानी काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि इन सब चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर राजनीति से किसी का कनेक्शन है तो वो मेरा स्वयं का है, BL गौड़ का, और वो भी मेरे साहित्य के माध्यम से। अभी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने मुझे साहित्य भूषण से सम्मानित किया, और सारे वर्ल्ड में अमेरिका से भी, लंदन से भी, नॉर्वे से भी, सब मिलाकर के 21 साहित्यकारों को साहित्य भूषण दिया गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए का चेक होता है, शाल होता है, ताम्रपत्र होता है। योगी जी ने ये 2020 का वो मुझे दिया, और वो मेरी किताबों के ऊपर दिया। एक मैंने किताब अभी लिखी है, कैसे बने विश्वकर्मा। ये 35 मंजिल जो बिल्डिंग हम बनाते हैं, ये उसके लिए है। हिंदी में मैंने उसको पूरी टेक्नोलॉजी को उतारा है, और खुद इंजीनियर होते हुए 8 महीने तक अपने ही साइट इंचार्जों से, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं, कोई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, कोई कुछ है, उनसे मैंने उसको समझा। 8 महीने तक समझने के बाद फिर वो पुस्तक हिंदी में लिखी, कैसे बने विश्वकर्मा। इससे पहले मैंने ये ध्यान में रखते हुए कि देश में जो 10वीं पास बच्चे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तो इन सबको में ये जो 10वीं पास करके जो बच्चे शहर में भाग आते हैं, वो या तो बर्तन मांजते हैं या कुलीगिरी करते हैं, लाइक दैट। ऐसे इनके लिए मैंने अपनी खुद इंस्टीट्यूट बनाई और एक किताब लिखी मैंने, नींव से नाली तक, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड 10वीं का था। तो जो देहात में, गांव में, कस्बे में मकान बनते हैं 2.5 मंजिल के, उनके लिए मैंने ये किताब लिखी और मिनिस्ट्री ऑफ HRD को भेज दी। उस समय निशंक जी जो थे, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनसे मेरी मित्रता भी थी। तो उस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने अडॉप्ट कर लिया, और मैंने उसका कोर्स डिजाइन कराया, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर कोर्स। वो 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने क्लासरूम होता है और 3 महीने प्रैक्टिकल होता है, और वो आदमी आराम से 10-15 हजार रुपए की नौकरी पा जाता है। और इस प्रकार से 80 आदमी तो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, और आज देश की 17 इंस्टीट्यूट में वो किताब और कोर्स पढ़ाया जा रहा है।
बहुत तो बढ़िया। उससे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। जी तो राजनीति गुप्ता जी कोई आवश्यक नहीं है कि हम राजनीतिक बन करके ही काम करें। ये मैं आपकी बात मानता हूं कि एक बड़ी परसेंटेज हमारे बिल्डर्स की वो राजनीति के साथ अटैच्ड है, उसका फायदा भी उठाती है। और मैं इसलिए भी थोड़ा सा इससे अलूफ है कि आज मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कितनी उथल पुथल रहती है। आज तो हमें विश्वास है कि अब आने वाले दसियों साल तक योगी जी का राज रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतने सुधार कर दिए यूपी में कि अब किसी दूसरी सरकार का बनना कोई संभव है ही नहीं। लेकिन गौड़ साहब एक कल छोटी सी बात काट रहा हूँ आपकी। ये जो जी एक परसेप्शन है कि भाई ज्यादातर बिल्डर्स खासकर यूपी में और दिल्ली में ज्यादातर बिल्डर्स के कामों में राजनीतिज्ञों का पैसा लगा हुआ है, क्या आप मानते हैं इस वो बात को? हाँ, वो बात आपने अच्छी याद दिलाई। वो गुप्ता जी, मैं आप शायद नाम सुना हो आप जी का, जो के मालिक रहे, जी जी जी। वो उनको इसमें बिल्डिंग लाइन में लाने वाला मैं ही था। ये ओके। बात है 90 की, 99, जब मैंने 89 में रेलवे छोड़ी है, 90 में मैंने काम शुरू किया। कंपनी बनी हमारी 95 में। तो ये मेरे पास आए यंग पतले से लड़के, इन्होंने ये जो सर्विस इसकी बिहार की सर्विसेज होती है ना, इसकी रेवेन्यू की, वो पास किया था। और कहने लगे कि बाबूजी मैं बिल्डर का काम शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कि भविष्य है इसका। मैंने कहा भाई मुझे तो कोई भविष्य नजर नहीं आता, मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ, और तुम कह रहे हो भविष्य के। नहीं बाबूजी, अब भविष्य इसी में है। अभी ये कल्चर जो है फ्लैट्स की शुरू हुई है सिर्फ कोई 80 के आसपास। तो मैं इसमें चाहता हूँ, तो मैंने काम शुरू किया। अब देखिए गलती कहाँ होती है। उन्होंने बिहार के होने के नाते जितने आईएएस आईपीएस जितने भी लोग थे, उन सब के मित्र थे वो। और जैसा मैंने सुना है, मैं कह नहीं सकता कि उनका पैसा भी वहां पर बहुत लगा हुआ था, नेताओं का, उनका और सब। लेकिन गलती ये हुई कि 20 करोड़ के करीब उन्होंने खर्च किया, जैसा कि सुना गया है, अपना एमपी बनने के लिए। ने इलेक्शन लड़ा, फिर फिल्म बनाई, फिर और भी कई काम किए, और परिणाम आपके सामने है। तो ये सब एक कैरियर के लिए, एक निर्माणकर्ता के लिए, एक बिल्डर के लिए, ये सब ऐसी बुराइयां हैं जैसे किसी कथा पढ़ने वाले पंडित को शराब पीने की बीमारी लग जाए। तो मैं समझता हूं कि परमात्मा इनसे बचाए, और आदमी अपने काम पर दृढ़ता से खड़ा रहे, तो कोई शक्ति दुनिया में रोक नहीं सकती कि वो कामयाब ना हो। जी जी। मेरा और साहब, ये एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल यहाँ हम देखते हैं कि जो एनआरआईज हैं वो उभरते हुए भारत की ओर देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग लौटने का भी सोचते हैं। तो आप एनआरआईज को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई इस तरह का बना रहे हैं जो उस मार्केट को केयर कर सके? जी गौर साहब, मैं कहूँ कि जब से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और जो एक एक ऐसा रास्ता जो दुनिया उनकी तरफ देखती है, उसका ताजा उदाहरण G20 है। G20 की भव्यता को मैंने, बल्कि आज का मेरा संपादकीय जो है इसी पर है कि G20 क्या है, उसके मायने, G20 के मायने क्या है। जैसे गुप्ता जी ने कहा कि सफलता के मायने क्या है, तो मैंने कहा G20 के मायने क्या है। वो आज मेरा संपादकीय है, 2 एक दिन में प्रेस में चला जाएगा और छप के आ जाएगा वो। उसको मैंने लिखा है, आज दुनिया में जो विश्व गुरु की बात हमने कही थी, अगर विश्व गुरु के हमें कहीं दर्शन की झलक नजर आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आती है। आज आपने देखा कि पुतिन उनको गले लगा रहे हैं, तो उधर बाइडेन जो है अमेरिका के, वो भी उनसे गले मिल रहे हैं। और कोई दुनिया की, सिवाय एक चाइना को छोड़ करके, क्योंकि उसकी नीति विस्तारवाद की नीति है कि कई देशों बर्बाद हो गए। कई देश जो है जहां उन्होंने निवेश किया, अफ्रीकन कंट्रीज है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सब बर्बादी के कगार पर। इतना पैसा उसने डाल दिया कि वो देश पाकिस्तान है कि नहीं लौटा सकते। तो वो विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की जो नीति है उसकी, वो भारत से तो एक अलग है वो देश। नहीं तो दुनिया का आज कौन सा देश है
जो मोदी जी के संपर्क नहीं चाहता, मोदी जी से यह सलाम नहीं करना चाहता। मेरा अपना मानना यह है कि मैं तो रहूं ना रहूं, लेकिन भारत जो सोने की चिड़िया था वो फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है और ये विश्व गुरु बनेगा। यहाँ जो कंपनियां आ रही हैं वो लाभ में जा रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते कि वो डिसिप्लिन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका भविष्य यहाँ बहुत उज्जवल है भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत है। 142 करोड़ की हमारी आबादी है, कितना बड़ा देश है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा क्षेत्र बन चुका है भारत, व्यापार के लिए भी और लोगों को बसने के लिए भी। गौड़ साहब आपने बोला कि पिछले 9 साल में मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं कि अचानक से दुनिया में भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जाने लगा है। और आपको अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने भी 1990 में जब 90 के आसपास जॉब छोड़ी और आज लगभग 30 साल के करीब आप भी सिर्फ एक सरकारी नौकर से आज इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो गए। तो इसके पीछे मतलब क्या ये संभव है? क्या ये अविश्वसनीय नहीं लगता कि आज आपकी करोड़ों अरबों की टर्नओवर है और आप एक सरकारी नौकर रहे? तो इसका कुछ राज अगर कुछ गहरा है कि कोई और भी बन जाए, कुछ बताइए इस बारे में। गुप्ता जी, मेरी किताब आ रही है अभी, शायद इस महीने के एंड तक आ जाए, और मैं चाहूंगा कि आपको, विजय गौड़ को मैं किताब भेंट करूं या मतलब वो पीडीएफ भेज दूं। नहीं, हम जनवरी में आ रहे हैं तो मिलेंगे, अब आपसे किताब ले भी लेंगे। अच्छा, तो उसके पहले पन्ने पे गुप्ता जी मैंने 2 लाइन लिखी हैं जो मेरी स्वयं की अपनी लाइन है, और वो लाइनें हैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बड़ी सिंपल सी बात। ठीक बात है। और जो मेरे उसकी जीवनी को जब उसने ये पब्लिशर ने पढ़ा तो मुझे बाबूजी कहते हैं, एक आदत पड़ गई है, जो छोटे हैं वो बाबूजी कहने लगे तो नाम बाबूजी हो गया। कहने बाबूजी हमें तो ये बताइए कि आप जिंदा कैसे रहे। कहने आपकी किताब में आपने वो पल भी रखे हैं कि जब बेटी की डेथ होती है, पैसे जेब में नहीं है और आप जो है शून्य में चले गए हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, 2 महीने तक आप खामोश हैं, वो टाइम भी आपकी जिंदगी में आया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आया। तो मेरे पिताजी कहते थे कि हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। एक सफलता तो मिलनी है अगर हमने हिम्मत नहीं हारी है तो गौड़ साहब, मैं आपकी बहुत सारी कविताएं पढ़ता रहता हूँ, फेसबुक पे आप लगाते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसी कविता छोटी सी जो आपके दिल के सबसे करीब हो पिछले वर्ष की, बताइए प्लीज, थोड़ा सुनाइए। बहुत अच्छा सवाल किया है गौड़ साहब आपने। एक तो मैं आज के डिस्कशन के लिए मैंने लिखी थी, जब इन्होंने गुप्ता जी ने सवाल ऐसा किया कि सफलता के मायने क्या हैं, तो मैंने उसी के संदर्भ में वो 4 लाइनें भी लिखी थी कि आदमी की जब आंखें अंतिम पल में बंद होती हैं तो भी उसके इर्द गिर्द चाहते जो हैं वो चाहते मंडराती रहती हैं, चाहत कभी खत्म नहीं होती। मेरे पास ये डायरी मेरी जेब में रहती है, छोटी सी पॉकेट में, और इसमें आज के काम लिखता हूं मैं, और शाम को देखता हूं मैंने 8 नोट किए थे, 7 हो गए खत्म, चलो अच्छा है। दूसरे दिन जब उठता हूं तो उस एक में 7 और जुड़ जाते हैं, और ये होती है आदमी की चाहत। जी। सफलता का मतलब है विकास। निरंतर आपका दिमाग अगर विकास में लगा हुआ है तो ये सफलता है। जी। फिर इसमें आता है संतोष। गौधन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। वो जब आपको अपने विकास से खुशी मिलती है, आशा काम करने से, तो वही सफलता है, और कोई सफलता का दूसरा पैमाना नहीं है। और सफलता कभी एक व्यक्ति की नहीं होती किसी कंसर्न में। जब भी हमारे यहाँ हर साल हम अपना मनाते हैं फाउंडेशन डे, तो वो जब मुझसे कहते हैं बोलने के लिए, तो मैं उनसे कहता हूँ करीब 400 आदमी तो लड़के लड़कियां मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में ही हैं,
मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, मैं कहता हूँ भी तुम कौन हो? कहने जी हम तो आपके यहाँ काम करते हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, देखो भाई, कंपनी मीन्स ये सारा समूह, कंपनी माने बी एलगोन नहीं है, और ना ही ये सफलता बी एलगोन की है। ये सफलता तो आपकी ज्वाइंट है। आज अगर हम कहें कि मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं, अकेले दम पे नहीं बन गए, उनके साथ तमाम कैबिनेट है, 140 करोड़ जनता की भावना है, पूरी तो नहीं है, उनमें से मान लीजिए कि अगर 50% भी उनके साथ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने उसे विश्व गुरु बनाया है, नरेंद्र मोदी जी को। अकेला व्यक्ति की सफलता को काउंट मत करिए आप कहेंगे जी अंबानी, टाटा, डीएलएफ, गोदरेज, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो उस अभियान को चलाता है, एक कैप्टन होता है जिसके पीछे वो फौज चलती है, ये मैंने माना। लेकिन अगर खाली कैप्टन हो फ्रंट के ऊपर, पीछे फौज न हो, तो नहीं कामयाब होगा। ठीक बात है, ठीक बात। मैं तो ये सामूहिक सफलता जो है एक सामूहिक प्रयास है, और उस आदमी को, जो भी आदमी इस क्षेत्र में है, उसको चाहिए कि वो लोगों से उस तरह से जुड़ा रहे। और कविता जी सुना दीजिए, कविता 4 पंक्तियां। कविता की बात की तो कविता थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं, छोटी सुनाइए कोई अच्छी सी। जी तो मेरी कविताएं गुप्ता जी प्रकृति से आती हैं, और उनमें प्रेम और दर्शन अपने आप ही जुड़ जाता है। जी जी जी। और उदाहरण के लिए मैं एक फूल के ऊपर ओस के कण देखता हूँ, जो हमारे यहाँ देसी गुलाब होता है, बहुत बड़ा होता है। तो पार्क में ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी पंखुड़ियों पर मैंने ओस के कण देखे, तो उन ओस के कणों को देख करके कल्पना जागृत होती है, और वो कविता इस तरह से बनती है कि पांखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा, जो पंखुड़ी है उसकी, वो मैंने एक शरीर माना है। तो पांखुड़ी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा, क्या लगा? एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल। पांखुड़ी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। अब यहां से कविता दूसरा मोड़ लेती है, दर्शन की ओर झुक जाती है कि आखिर ये जो अश्रुकण है या ओस के कण हैं जो पंखुड़ी की उस पर हैं, अभी सूर्य निकला नहीं है, इनका भविष्य क्या है? अब वहां से कविता उस मोड़ पर चलती है। कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाव बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, आज झुकेंगे ये धरा के बाल पर, या चूनरी बन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर। कहने का तात्पर्य है कि आप अगर कभी शहर से बाहर निकले, खुले में देखें और सावन का महीना हो, तो आपको लगेगा सावन की ये काली घटाएं पृथ्वी लेटी हुई है, उसके माथे को चूम रही हैं। जी जी। तो कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर। इंद्रधनुष, या चूनरी बन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर, या बनेंगे बूंद फिर से बादल का जो चक्र है, या बनेंगे बूंद फिर से आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर, और पांखुरी की देह पर उसके कण देखकर एक जो किसी अंजनी में काम करो। वाह जी वाह। अब कुछ पंक्तियां और हैं, अगर पूरी सुनना चाहेंगे तो मैं पूरी सुना दूंगा, ये कुछ पंक्तियां जी नहीं, काफी है, इसी में सारा सारा आ गया। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आज ये पता चल गया कि अगर मुसीबतें भी सामने है तो हिम्मत मत हारो। जो आज आपने बोला, तो सफलता आपके कदम चूम ही लेगी। और ये जो गुण आपने आज दिए हैं, जो ये राज दिए हैं, तो उससे लगता है कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और कभी कोई हिम्मत नहीं हारेगा। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हम आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।